तो आपका स्वागत है इस वीडियो रिकॉर्डिंग में। देखिए, इस वीडियो रिकॉर्डिंग में ये बता रहा हूँ कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस जो होता है, तनाव को कहते हैं। तनाव मतलब कुछ भी हो सकता है। आदमियों में ये होता है, उससे कुछ किसी ने कह भी दिया तो भी वो तनाव में आ जाए। जानवरों में ऐसा नहीं होता। जानवरों में तो अभी हिरन को शेर ने चेज किया, वो भाग गया और फिर थोड़ी देर बाद आके वो घास चलने लगा। वो उसका अच्छा, ह्यूमन बींग में स्ट्रेस जो होता है काफी देर तक के लिए हो जाता है। कुत्तों में भी होता है स्ट्रेस। दूसरा स्ट्रेस होता है फिजिकल स्ट्रेस। मतलब आपको कोई फिजिकल स्ट्रेस होता है, मतलब आप पे कोई आपकी शरीर की जितनी क्षमता उससे ज्यादा वो कर रहा है। तीसरा स्ट्रेस जो होता है वो केमिकल स्ट्रेस होता है। कोई चीज हानिकारक है, केमिकल है, तो उसका भी स्ट्रेस आपके ऊपर पड़ेगा। तो एक तो मैंने बताया कि इमोशनल स्ट्रेस हो गया, एक जो है फिजिकल स्ट्रेस हो गया आपके ऊपर, एक एनवायरमेंटल स्ट्रेस भी होता है। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा गर्मी है या बहुत ज़्यादा ठंड है, जैसे गाय जो विलायती गाय है, ये आपकी ऑलिस्टीन फ्रीजन, इनका ऐसा है कि इनका जोन ऑफ कंफर्ट जो है, जिसमें ये स्ट्रेस में नहीं रहती है, वो -2 से लेके और +20 तक है। मतलब 15 डिग्री पे, ये 15-20 डिग्री पे ये बहुत अच्छा फील करती है। अब एक होता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में क्या होता है कि जीवन क्रियाओं को चलने के लिए वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता रहता है। तो ऑक्सीडेशन जब होता है तो उससे आपको एनर्जी मिलती है। पर जैसे कार है, अब वो मतलब ज़्यादा अगर वो उसमें ज़्यादा ही तनाव पड़ रहा है, जो वो ज़्यादा दूध दे रही है, उसमें ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन हो रहा है, तो उसकी मशीनरी जो है वो गर्म हो जाती है। जैसे कार को समझ लीजिए कि कार ठीक है, कूलेंट उसमें पड़ा हुआ था तो ठीक है। अब कूलेंट क्या होता है, वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। अगर मान लीजिए आप किसी तरह के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में है कि आपकी जो है ऑक्सीजन जो है ज़्यादा बर्न हो रही है, तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस रहता है। फिर वो मशीन जो है गर्म हो जाती है। वो जिस सादा भाषा में ये भी कहा जाता है कि साफ सर्दी गर्मी होगी। वो चल रही थी मशीन ठीक ठाक 30 डिग्री पे, 35 डिग्री पे। अब वो आप आ गए एयर कंडीशन कमरे में, 10 डिग्री पे आ गए। तो सर्दी गर्मी से भी हो जाता है स्ट्रेस। मतलब एकदम सर्दी शरीर जो है वो नहीं ले पाता है। तो ये मैंने आपको स्ट्रेस के बारे में बताया। न्यूट्रिशनल स्ट्रेस भी होता है, मतलब आपने जितना भोजन आपको मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा है तो न्यूट्रिशनल स्ट्रेस है। कहने का मतलब ये है कि किसी तरह का भी स्ट्रेस एनिमल पे पड़ेगा, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पड़ेगा, तो फिर वो प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन से चला जाएगा। रिप्रोडक्शन पहले कम होगा, फिर प्रोडक्शन कम होगा, फिर उसका जो है इम्यूनिटी हिट कर जाएगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। तो इस तरह से फिर कहते हैं कि साहब ये नेगेटिव बैलेंस में चला गया। ये नेगेटिव बैलेंस में आप कितना ही खिलाइए, पर उसके बाद उसका टेम्परेचर मेंटेन नहीं है तो वो नेगेटिव बैलेंस में जाएगा ही। और जब वो नेगेटिव बैलेंस में जाएगा, जैसे गाय है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे ऑलिस्टीन गाय नेगेटिव बैलेंस में आ जाती है। फिर वो क्या करेंगी, एक दो चारा भी कम खाएंगे, जुगाली भी कम करेंगी, मिल्क प्रोडक्शन भी घट जाएगा उनका, खड़ी रहेंगी, बैठेंगी नहीं। तो ये सब इंडिकेशंस होते हैं। तो पानी भी ज़्यादा पिएंगी, क्योंकि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में उसमें शरीर में गर्मी पैदा होती है। तो इसमें कुछ एंटीऑक्सीडेंट भी दिए जाते हैं। उसकी भी एक, जैसे आदमी को कहते हैं नींबू का पानी पी लो, वो एंटीऑक्सीडेंट है। हरी सब्जी खा लो, वो एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट मतलब ये होता है कि फ्री रेडिकल्स हो जाते हैं शरीर में। फ्री रेडिकल का मतलब ये होता है जो कोई एक अणु है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब वो दूसरे में से निकालेगा, तीसरे में से, मान लीजिए वो प्रोटीन या डीएनए में से निकाल रहा है, तो वो तो पूरी बॉडी डिस्टर्ब हो जाएगी ना। फिर कैंसर होगा या जो कुछ भी होगा, मतलब बीमारी आ जाएगी। तो उसके लिए एंटी ऑक्सीडेंट लेते हैं लोग। जैसे नींबू का पानी खा लिया, इमली खा ली, बहुत सी चीज़ों में कहते हैं साहब इसमें बड़ा गुणकारी है, इसमें तो एंटी ऑक्सीडेंट है। हरी सब्जी खा ली। तो इसको समझ लीजिए कि नेगेटिव बैलेंस में जब चला जाएगा तो रिपीट ब्रीडिंग होगी और प्रोडक्शन भी कम होगा और उसकी ग्रोथ भी रुकेगी। अगर गाय प्रेग्नेंट है और वो आप स्ट्रेस में रख रहे हैं तो उसका अगले लैक्टेशन पे असर पड़ेगा। देखिए, आदमी तो दूध नहीं देता तो कोई ऐसा उसको स्ट्रेस का इतना मापदंड नहीं होता, पर मतलब गाय भैंस तो दूध देती है तो उसमें स्ट्रेस का
फौरन असर पड़ता है एकदम। मैं यहाँ देहरादून में हूँ, यहाँ पे 30 डिग्री और रात को 20 डिग्री है। अभी जून का महीना है तो ठीक है, एनिमल्स बहुत अच्छे हैं। और कहीं होगा, अब देखिए जहाँ भी है सब जगह के हाँप रही है, सब गाय हाँप रही है, गाय हाँप रही है। अब वो ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ जाता है, वो गर्म हो जाती है तो वो हाँपना शुरू कर देती है। इसके लिए यही है, आपका एनिमल स्ट्रेस में है या नहीं है स्ट्रेस में, आप उसका हीमोग्लोबिन चेक करा लीजिए। वैसे हीमोग्लोबिन मीटर भी आता है, पर आप उसका थोड़ा सा ब्लड निकाल के ले जाइए, जहाँ पैथोलॉजी होती है उसमें हीमोग्लोबिन चेक करा लिया। अगर 10-12 से कम है तो आप उसे न्यूट्रिशन देना शुरू करिए। इसमें न्यूट्रिशन का बहुत ज़्यादा असर है। जैसे दाना जो है 14% प्रोटीन का भी होता है, 20% प्रोटीन का, पर जब वो गर्मी आ जाए तो स्ट्रेस से बचने के लिए आप 28% प्रोटीन का दीजिए। दाने भी वैसे कई प्रकार के आते हैं ना, 1200 रुपये का भी 50 किलो आता है, 1400 का भी आता है, 1500 का भी आता है, 1600 का भी आता है। उसी प्रकार से मतलब उसमें प्रोटीन की वो होती है। तो मैंने ये आपको स्ट्रेस के बारे में समझाया। अगर आपका एनिमल स्ट्रेस में, अगर उसका टेम्परेचर ठीक मेंटेन नहीं किया, आपकी गौशाला ठीक नहीं बनी है, तो आपको डेयरी में फ़ायदा नहीं होगा। अगर आप मिल्क प्रोडक्शन में, तो आप मिल्क प्रोडक्शन में अपने जानवरों को उत्तरी भारत में अगर आप दिवाली के बाद या दिवाली से पहले रखेंगे ब्याए हुए जानवरों को, तो आपको बहुत लाभ होगा। जब जानवर ब्याया जाता है ना, तब वो डबल हो जाता है, जो उसकी डिमांड जो है डबल हो जाती है। जब तक वो प्रेग्नेंट रहता है तब तक उस पर 10% बोझ पड़ता है। जब वो दूध देने लगता है तो उस पर 100% लोड पड़ता है। एक गाय 2 गाय के बराबर खाती है, एक जितना खाली गाय खाएगी उतना 2। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि हॉलिस्टीन फ्रीजन है, ये भी 2 तरह की होती है। कुछ गर्म देशों के लिए होती है, जैसे ABS है, वो गर्म देशों के लिए बनाता है। कनाडा जहाँ माइनस टेम्परेचर रहता है, वहाँ की हॉलिस्टीन अलग है, उनको जाड़े से बचने की उनमें क्षमता होती है। तो इस प्रकार से मतलब ये नहीं है कि हॉलिस्टीन एक जैसे। अगर आप ABS का सीमेंट लेंगे तो उसमें वो अरेबिया, इंडिया, इजराइल, इसके लिए दूसरी हॉलिस्टीन देते हैं, जिनका के वजन करीब 500 किलो होता है। जो कनाडा और USA में हॉलिस्टीन होती है वो बहुत हैवी होती है, वो 600-700 किलो की होती है। और जो वो वाली हॉलिस्टीन है वो 500, 550, हमारे 450 की होती है। तो जितने इसको समझ लीजिए, मतलब बहुत सी हॉलिस्टीन जो है, जो बहुत सा सीमेंट और कंट्रीज का आता है, तो वो पता नहीं उसके जानवर काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं और खाते भी ज़्यादा है और दूध भी। देखिए सबसे ज़्यादा दूध इजराइल पैदा करता है, उनकी हॉलिस्टीन जो है 500 किलो की होती है, 550। जो अमेरिकन हॉलिस्टीन है वो 600, 650 किलो की होती है। इजराइल जो है वो उनका एवरेज प्रोडक्शन जो है 35 है, यूनाइटेड स्टेट्स का जो है वो 30 है। हर एक का अलग अलग हिसाब है। आप जीनोमिक एनिमल्स रखेंगे तो आप पार पा जाएंगे, अन्यथा आप डेयरी में कॉमर्शियल उसमें नहीं जा सकते जब तक आप जीनोमिक एनिमल्स वो होते हैं जो 40 लीटर और 30 लीटर के बीच में दूध देते हैं। रिपीट ब्रीडिंग नहीं होती उनमें, हाँपते नहीं है और अबॉर्शन नहीं होता है, फुट एंड माउथ नहीं होता है, मेस्टाइटिस नहीं होती। तो आप अगर इसमें जाना चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री उसमें रहना चाहते हैं, प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ ये सब लेना चाहते हैं, तो उसको ज़रा ठीक से प्लानिंग कर लिए। मेरे वीडियो देख लीजिए, आप मुझसे बात भी कर सकते हैं। अगर आप वैसे ही शौकिया रख रहे हैं, अपना दूध पीने के लिए रख रहे हैं, तो अब तो कोई बात नहीं है, 2-4 लीटर दूध, 10 लीटर कोई बात नहीं। पर अगर आप कॉमर्शियल डेयरी रख रहे हैं तो इसकी पेचीदगियाँ बहुत ज़्यादा है। मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ कि बहुत सी डेयरी खुलती है पर वो फेल हो जाती है, क्योंकि वो बात को समझते नहीं है। वो कहते था इससे क्रॉस कराया तो कितना दूध देगी ये। अरे दूध तो इस पर डिपेंड करता है कितना देगी कि आप डेयरी कब शुरू कर रहे हैं। अगर आपने मार्च अप्रैल में कर ली तो आपका बंटाधार हो ही जाएगा। हॉट सीजन में 30 डिग्री 40 डिग्री आप जो है डॉक्टर के पास ही भागते रहेंगे। मतलब वो सितंबर में शुरू कर दी तो आपके बल्ले बल्ले, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो इस बात को समझ लीजिए कि सब कुछ खेल जो है वो नॉर्दर्न इंडिया में टेम्परेचर का है, और जो सदर्न इंडिया है उसमें तो हमेशा टेम्परेचर हाई रहता है। मतलब
चेन्नई में तो जो नाइट का टेम्परेचर है वही डे टेम्परेचर, तो वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा फॉगर वगैरह। एक स्थान है बेंगलोर जहाँ पे थोड़ा गाय रखी जाती है, अन्यथा गाय भैंस जो है ज़्यादातर नॉर्दर्न इंडिया में ज़्यादा है, इतनी नहीं है। कोस्टल एरिया में तो मछली और भात खाते हैं, और नॉर्दर्न इंडिया में भी आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चले जाइए भैंस मिलेगी। और जैसे जैसे आप पूरब की ओर बढ़ते जाते कैलकाटा की तरह, तो जानवर छोटे होते हैं। वहाँ भी लोग मांस और वो मछली और चावल खाते हैं। नागालैंड में मांस खाते हैं। नागालैंड में ज़्यादा दूध नहीं पीते। नागालैंड और गोवा में 50 ml दूध प्रति तो वो होता है। मतलब ये नहीं है कि उन पे है नहीं, मतलब वो तो मछली खा के या मीट खा के अपना पूरा कर लेते हैं। वो सुअर खाते हैं और मतलब मछली खाते हैं और बतख खाते हैं। तो जैसे पंजाब में यहाँ पे क्या होता है कि पंजाब में 1.5 किलो दूध चाहिए हर एक को, 1.25 किलो 1.5 किलो। हरियाणा में भी 1 किलो चाहिए, और जगह आधा लीटर दूध चाहिए। तो हर एक जगह का अलग अलग वो है। मुझसे मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा ट्रेनिंग सेंटर है, तो लोग कहते हैं कि आप एकदम से जी बुला लिया करिए। एकदम से नहीं, अभी तो मेरे पास अरुणाचल से आदमी आया। अब मैं उससे पूछा, भाई तुम्हारे के दूध का भाव क्या क्या? 100 रुपये। मैंने कहा जो तुम्हारे बछड़े हो जाते हैं उनका क्या होता है, या पुरानी गाय कह रहे हैं वो सब बिक जाती है। हमारे तो खुलेआम बिकती है। आसाम में भी यही होता है, नागालैंड में भी यही होता है। और वो अगर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा यहाँ से आता है तो वहाँ तो वही गाय बिकती नहीं है, तो वहाँ का एनिमल भैंस है ज़्यादातर। तो इसी तरह है, हर एक स्टेट का अलग अलग हिसाब है। और मैंने तो इसीलिए उड़िया में, बंगाली में, और इंग्लिश में, और पंजाबी में, और महाराष्ट्री में, और गुजराती में, सब जगह आदमी बिठा रखे हैं, क्योंकि हमारा किसान जो है वो अपनी भाषा में ही सोचता है। वो ज़्यादातर ये होता है कि वो जो पुराने आदमी है वो अपनी भाषा में ही बात करते हैं। जो पंजाबी में, जो जैसे मैं पंजाब में बात करता तो वो पंजाबी में बात करते, तो मैं भी पंजाबी में बात करता हूँ। अब साउथ इंडिया से वो इंग्लिश में बात करते हैं। बहुत सी जगह पूर्विया में भी बात करते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में वो और बिहार में वो अपनी भाषा में ही बोलेंगे, तो वो भी भाषा मुझको आती है। और सेंट्रल यूपी में ये है कि यहाँ ब्रज भाषा है, तो वो भी मैं बोल लेता हूँ। तो जब तक उनकी भाषा में और उन्हीं के उसमें इकोनॉमिक्स में आप नहीं जाएंगे तब तक भला नहीं होगा। और अंत में मैं यही कहूँगा, मैं वेटनेरियंस को ये कह रहा हूँ, मैं क्योंकि प्रोफेसर रहा इसलिए मैं अपना हक समझता हूँ। मैं 35 साल तक पढ़ाता रहा कि आप एनिमल ज़रूर रखिए, बहुत अच्छे एनिमल रखिए अपने पास। मेरे पास तो बहुत अच्छी गाय है, गाय रखता हूँ मैं, तो उसी के बेसिस पे मैं वीडियो बनाता हूँ, उनका फीडिंग, ब्रीडिंग, मैनेजमेंट। और मेरा इंटरेस्ट यही है कि जो गाय प्रेग्नेंट नहीं होती है उनको ले लेता हूँ मैं, उनको मेरे स्पेशलाइजेशन है, उन्हीं को प्रेग्नेंट करके भेज देता हूँ, और ही मैं एम्ब्रो ट्रांसफ़र करता हूँ। ये बहुत अच्छा फील्ड है। इसमें बहुत से वेटनेरियन कहते हैं कि साहब ये इंसेमिनेटर है साहब, हमको वो नहीं करना देते साहब, ये सारे केस देख लेते हैं। वो बात आपकी ठीक है, पर आप केस देखेंगे, अगर आपका स्पेशलाइज वो है, एम्ब्रो ट्रांसफ़र वगैरह करते हैं, तो इंसेमिनेटर तो आपके संग लग जाएगा, आप भी बहुत कमाएंगे, वो भी बहुत कमाएगा। वेटनरी में मैं तो 63 से मैं मतलब BBSc में चला गया था, फिर MBSc की, PhD की। खैर वो बात दूसरी है, पर मतलब मेरा जो मैं वीडियो बनाता हूँ उसका बेसिस ये है कि मैं 5 साल तक गांव में रहा, और मैं ब्रीडिंग स्पेशलिस्ट था एक कंपनी में। तो मैं करीब 100 जानवर रोज़ देखता था। लोग विश्वास नहीं करते हैं, पर 100 एनिमल्स जो थे प्रेगनेंसी डायग्नोसिस के लिए आ जाते थे, प्रेगनेंसी डायग्नोसिस और AI के लिए। तो वही मेरी शिक्षा है। तो और फिर दूसरी बात यह है कि वो सबसे बड़ी शिक्षा यही है कि मैं 6 हफ्ते में प्रेगनेंसी डायग्नोसिस कर लेता हूँ, और कैसा ही एनिमल ले आइए मैं उसको जो है वो प्रेग्नेंट कर लूँगा। अगर प्रेग्नेंट नहीं होगा तो बिना प्रेग्नेंट किए उसको दूध में ही उतार लूँगा। तो मेरी शिक्षा इसी में है। आप आइए, आप कोई भी मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, क्योंकि वेटनेरियन बड़े परेशान रहते हैं कि साहब मेरी प्रैक्टिस नहीं चल रही है। प्रैक्टिस आपकी चलेगी, खूब चलेगी, दौड़ेगी। आप जो है ज़्यादा भागिए मत। आप ये सोचते हैं कि AI करके पैसा कमा लेंगे, तो AI में कोई पैसा नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता है। अभी तो बिहार में मैं देख रहा हूँ वो सिलेंडर भी दे रहे हैं, सीमेंट भी दे रहे हैं,
और 60 रुपये भी दे रहे हैं। तो एआई तो सब जगह मुफ्त में हो जानी है। तो एआई में भी वही इंसेमिनेटर यही करते हैं कि कहीं कोई केस मिल गया तो उसमें अपना तजुर्बे के हिसाब से वो कुछ पैसा बना लेते हैं। परंतु एआई में कितना भागेंगे आप। मैंने देखा है लोग आप 20-20 एआई कर लेते हैं, 8-10 और ज़्यादातर लोग 2-4 एआई आ गई। महीना भर में 100 एआई हो गई, साल भर में 1000 एआई हो गई, 2000 हो गई, 3000 हो गई। उसमें मतलब ज़्यादा स्कोप नहीं है। सारा स्कोप जो है रिप्रोडक्शन में ही है। और उसमें अगर आप बांझ गायों का इलाज कर लेते हैं, उनमें प्रेगनेंसी कर लेते हैं या एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कर लेते हैं, तो उसमें काफ़ी सुनहरे अवसर हैं। उसमें मेडिकोस भी आ रहे हैं, उसमें इंजीनियर्स भी आ रहे हैं, उसमें बायोटेक्नोलॉजिस्ट भी आ रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि मैं 2004 में रिटायर हो गया था, फिर मैं बीटेक बायोटेक को पढ़ाता था, बायोटेक इंजीनियर्स को पढ़ाता था। तो मैंने देखा वहाँ भी ये एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, क्लोनिंग सब पढ़ाई जाती है। तो मैं उसी में यहाँ ग्राफिक एरा में हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था व्हाइट हाउस में को जी का। उसमें प्लांट साइंस भी होती है बायोटेक्नोलॉजी में, और एनिमल साइंस भी होती है। थैंक यू, आपने सुना। इसका तो खैर कोई अंतर नहीं है। आपका जो भी क्वेश्चन हो आप पूछिए। मेरा टेलीफोन नंबर 8979748686 है। और हमारे ट्रेनिंग के लिए एक नासिक में सेंटर है हमारा, उसका नंबर है 9322582278 और इस पर संपर्क कर सकते हैं। दूसरा नंबर जो है ईस्ट इंडिया में टाटा नगर में, जिसका नंबर 7979848332 है। राजा जी है, आप इनसे कभी भी संपर्क करते हैं। हम सभी भाषाओं में आपका उत्तर देंगे। आप अपने प्रश्न पूछिए और आपका टेलीफोन हमेशा उठाया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।